हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश आलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स के पिछले वीडियो में हमने गॉस साइडल मेथड की शुरुआत की थी, जिसमें हमने उसकी प्रोसीजर और एक एग्जाम्पल देखा था। आज के इस वीडियो में हम गॉस साइडल मेथड के कुछ नए एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गॉस साइडल मेथड का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस बाय गॉस साइडल मेथड इन ब्रैकेट अप टू 3 इटरेशंस ब्रैकेट क्लोज। और हमें यहाँ पे इक्वेशंस दिए गए हैं 8x + 2y + 3z = 30, x - 9y + 2z = 1, 2x + 3y + 6z = 31। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, इसकी प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस की है। एक एग्जांपल हमने वहाँ पे देखा था, तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इन दिए गए तीनों इक्वेशन को लीडिंग डायगोनल फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये तीनों इक्वेशन लीडिंग डायगोनल फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम इन्हें डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। तो आंसर को हम शुरुआत करते हैं। आंसर में हम पहले इस तरह से लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 8x + 2y + 3z = 30। फिर सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे x - 9y + 2z = 1। और थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे 2x + 3y + 6z = 31। तो ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बड़ा है। अब यहाँ पे साइन प्लस रहे या माइनस रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। और थर्ड इक्वेशन में z वेरिएबल का कोएफिशिएंट बड़ा है। तो ये तीनों इक्वेशन लीडिंग डायगोनल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x के लिए इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन से हम y वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड इक्वेशन से z वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन है 8x + 2y + 3z = 30। अगर इस इक्वेशन से हम x के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये +2y और ये +3z, ये दोनों टर्म हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो इधर आने के बाद ये -2y - 3z हो जाएंगे और ये x का कोएफिशिएंट जो है 8, ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो हमें x के लिए इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, x = 30 - 2y - 3z / 8। तो ये मिलेगा हमें x के लिए इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से हमें y और z वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाने होंगे। तो सेकंड इक्वेशन से अगर हम y वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, y = 1 - x - 2z / -9। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन से अगर हम z वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे z = इक्वेशन मिलेगा 31 - 2x - 3y / 6। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें फर्स्ट स्टेप में x, y और z इन तीनों वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाने होंगे। अब इसके बाद हमें फर्स्ट इटरेशन की शुरुआत करनी होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से हेडिंग लिखेंगे, पहले फर्स्ट इटरेशन, और हेडिंग लिखने के बाद हम फर्स्ट इटरेशन में x1, y1 और z1 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमें किस तरह से करना है, तो हमें x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है यानी कि इक्वेशन 1 x वेरिएबल के लिए, उस इक्वेशन में हमें पहले y और z इन दोनों की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 0, z = 0 इन इक्वेशन 1। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें और x की वैल्यू फाइंड करें तो हमें x = यानी कि हम लिखते समय यहाँ पे x1 लिखेंगे x की जगह पे, तो हमें x1 = क्या मिलेगा, 30 / 8।
और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें x1 की वैल्यू मिलेगी 3.75। तो ये हो जाएगी x1 की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू मिल गई है 3.75। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y1 की वैल्यू। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो जो हमने इक्वेशन 2 बनाया है y वेरिएबल के लिए, उस इक्वेशन में हमें x और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमारे पास अभी x की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, x1 की। तो ये लेटेस्ट वैल्यू x की, यानी कि x की जगह पे हम x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और z की वैल्यू हम 0 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 3.75 एंड z इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आगे इन इक्वेशन 2, और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y की वैल्यू यानी कि y1 इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस x की वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू 3.75 माइनस 2 इंटू z की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय -9। और कैलसी में इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा इक्वल टू 0.306। तो ये हो जाएगी y1 की वैल्यू। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे z1 की वैल्यू। तो ये हम किस तरह से करेंगे, तो जो हमने ये z वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाया है इक्वेशन 3, उसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो जो हमारे पास x की लेटेस्ट वैल्यू है यानी कि x1 की वैल्यू और y की जो लेटेस्ट वैल्यू है यानी कि y1 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले सेंटेंस लिख देंगे, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 3.75 एंड y इक्वल टू y1 इक्वल टू 0.306 इन इक्वेशन 3। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें z की वैल्यू यानी कि z1 इक्वल टू मिलेगा 31 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 3.75 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू y की वैल्यू यानी कि y1 की वैल्यू इन ब्रैकेट में 0.306 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6। और कैलकुलेशन अगर हम कैलसी में करें इसका, तो हमें यहाँ पे z1 इक्वल टू मिलेगा 3.764। तो इस तरह से हमें यहाँ पे z1 की वैल्यू मिलेगी 3.764। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग सेकंड इटरेशन, और सेकंड इटरेशन में हम x2 y2 और z2 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से ये तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद हम पहले x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने x के लिए इक्वेशन बनाया है इक्वेशन 1, तो उसमें हम y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास अभी y और z के लेटेस्ट वैल्यू कौन से है, y की वैल्यू यानी कि y1 की वैल्यू और z की वैल्यू यानी कि z1 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पहले इस तरह से सेंटेंस लिख देंगे, पुट y इक्वल टू y1 इक्वल टू 0.306 एंड z इक्वल टू z1 इक्वल टू 3.764 इन इक्वेशन 1। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि x2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 30 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 0.306 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 3.764 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 8। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अब इसका कैलकुलेशन हम डायरेक्टली कैलसी में करेंगे। तो हमें यहाँ पे x2 इक्वल टू मिलेगा 2.262। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x2 की वैल्यू मिलेगी 2.262 सेकंड इटरेशन में। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन 2 बनाया है यानी कि y वेरिएबल के लिए इक्वेशन, उसमें हम x की जगह पे x2 की वैल्यू और z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले इस तरह से सेंटेंस लिखना होगा, पुट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 2.262 एंड z इक्वल टू z1 इक्वल टू 3.764 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे सेकंड इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू यानी कि y2 इक्वल टू मिलेगा
1 माइनस 2.262 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 3.764 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -9 और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 0.977। तो ये हो जाएगी y2 की वैल्यू। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे z2 की वैल्यू। तो जो हमने इक्वेशन 3 बनाया है z वेरिएबल के लिए, उसमें हम x की जगह पे x2 की वैल्यू और y की जगह पे y2 की वैल्यू यानी कि x और y के लेटेस्ट वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें पहले इस तरह से सेंटेंस लिखना होगा, पुट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 2.262 एंड y इक्वल टू y2 इक्वल टू 0.977 इन इक्वेशन 3। तो इस तरह से सेंटेंस लिखने के बाद हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे इक्वेशन 3 में। तो हमें यहाँ पे z इक्वल टू यानी कि लिखते समय हमें z2 लिखना होगा। तो हमें ये z2 क्या मिलेगा, इक्वल टू 31 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 2.262 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0.977 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें कैलसी में तो हमें यहाँ पे z2 इक्वल टू फाइनल आंसर मिलेगा 3.924। तो हमें यहाँ पे सेकंड इटरेशन में z2 की वैल्यू मिलेगी 3.924। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे आखिरी इटरेशन यानी कि थर्ड इटरेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अप टू थर्ड इटरेशन तक वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे इसके बाद करेंगे थर्ड इटरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे थर्ड इटरेशन। और थर्ड इटरेशन में हमें क्या करना है, x3 y3 और z3 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये हम किस तरह से करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले x3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम ये किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 1 में हम y की जगह पे y2 की वैल्यू और z की जगह पे z2 की वैल्यू यानी कि y और z के लेटेस्ट वैल्यू जो हमने सेकंड इटरेशन में कैलकुलेट किए हैं वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने होंगे इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, पुट y इक्वल टू y2 इक्वल टू 0.977 एंड z इक्वल टू z2 इक्वल टू 3.924 इन इक्वेशन 1। तो ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि x3 इक्वल टू मिलेगा 30 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में y की वैल्यू 0.977 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू z की वैल्यू ब्रैकेट में 3.924 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 8। और ये कैलकुलेशन अगर हम करें कैलसी में तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा इक्वल टू 2.034। तो यहाँ पे हमें x3 की वैल्यू मिल रही है 2.034। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y3 की वैल्यू। तो जो हमने इक्वेशन 2 बनाया है उसमें हम x की जगह पे x3 की वैल्यू, z की जगह पे z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x3 इक्वल टू 2.034 एंड z इक्वल टू z2 इक्वल टू 3.924 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से सेंटेंस लिखने के बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमें यहाँ पे y इक्वल टू यानी कि y3 इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस 2.034 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 3.924 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -9। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 0.987। तो यहाँ पे हमें y3 की वैल्यू मिल रही है 0.987। अब इसके बाद हमें फाइनल वैल्यू यानी कि z3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो जो हमने इक्वेशन 3 बनाया है z वेरिएबल के लिए उसमें हम x की जगह पे x3 की वैल्यू, y की जगह पे y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखना होगा, पुट x इक्वल टू x3 इक्वल टू 2.034 एंड y इक्वल टू y3 इक्वल टू 0.987 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे इक्वेशन 3 में। तो हमें यहाँ पे z3 इक्वल टू क्या मिलेगा, 31 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 2.034 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 0.987 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6। अब ये कैलकुलेशन हम कैलसी में कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा 3.996। तो हमें यहाँ पे z3 की वैल्यू मिलेगी 3.996। तो यहाँ पे हमारा थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो जाता है
तो इस तरह से हमें थर्ड इटरेशन में x3, y3 और z3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू x3 इक्वल टू 2.034, y इक्वल टू y3 इक्वल टू 0.987 और z इक्वल टू z3 इक्वल टू 3.996। या फिर हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ तक तो आपको कैलकुलेशन करना ही होगा इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन गॉस साइडल मेथड की सहायता से सिंप्लीफाई करना होगा अप टू थर्ड इटरेशन। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, 5y माइनस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 5z इक्वल टू -3, full stop, set up Gauss-Seidel iteration scheme for the solution, full stop, iterate 2 times using initial approximations x0 equal to 1.8, y0 equal to 1.2, z0 equal to -0.96। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। इस तरह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें 3 इक्वेशंस दिए गए हैं जो x, y और z वेरिएबल में प्रेजेंट है, और कहा गया है कि गॉस साइडल इटरेशन स्कीम सेटअप करना है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, x, y, z के इक्वेशन बनाने होंगे। फिर उसके बाद हमें 2 इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है बाय यूजिंग दीज इनिशियल वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ हमें यूज़ करके 2 इटरेशन परफॉर्म करने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करनी होती है दोस्तों, दिए गए तीनों इक्वेशन को लीडिंग डायगोनल फॉर्म में लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बड़ा है, सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बड़ा है और थर्ड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली लिख देंगे। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, फिर उसके बाद 5y माइनस z इक्वल टू 6, फिर उसके बाद x प्लस 5z इक्वल टू -3। तो इस तरह से ये तीनों इक्वेशन हम लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम x के लिए इक्वेशन अगर बनाए तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन से हम y के लिए इक्वेशन अगर बनाए तो हमें y इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस z डिवाइडेड बाय 5। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड इक्वेशन से हम z के लिए इक्वेशन अगर बनाए तो हमें z इक्वल टू मिलेगा -3 माइनस x डिवाइडेड बाय 5। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें गॉस साइडल इटरेशन स्कीम सेटअप करनी होगी, यानी कि हमें सिंपली x, y, z इन तीनों के लिए इक्वेशन बनाने होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2 इटरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि अप टू सेकंड इटरेशन तक के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हेडिंग लिखनी होगी फर्स्ट इटरेशन। अब हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, x1, y1 और z1 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं फर्स्ट इटरेशन में। तो हम ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करते समय सेपरेट सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो x, y, z के इक्वेशन मिल रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन में एक एक ही वेरिएबल है। x के इक्वेशन में y वेरिएबल है, y के इक्वेशन में z वेरिएबल है और z के इक्वेशन में x वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखते समय क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस लिखेंगे, यानी कि कंबाइंड सेंटेंस लिखेंगे और x1, y1 और z1 के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए हेडिंग लिखने के बाद हम सेंटेंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू x0 इक्वल टू 1.8, y इक्वल टू y0 इक्वल टू 1.2, z इक्वल टू z0 इक्वल टू -0.96। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, इन इक्वेशंस 1, 2, 3। तो इस तरह से हम कंबाइंड सेंटेंस लिख देंगे और इसके बाद हम x1, y1 और z1 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले x1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 में हम y की जगह पे y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे हमें x1 इक्वल टू मिलेगा 9 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 5 और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें x1 की वैल्यू मिलेगी 2.04। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y1 की वैल्यू। तो जो हमने इक्वेशन 2 बनाया है उस
इक्वेशन में हम z की जगह पे z0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि -0.96, तो हमें यहाँ पे y1 इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस इंटू ब्रैकेट में z की वैल्यू -0.96 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर हमें मिलेगा 1.008। तो ये हो जाएगी y1 की वैल्यू। अब इसके बाद हम आखिरी वैल्यू फर्स्ट इटरेशन की यानी कि z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने इक्वेशन 3 बनाया है उस इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे अब x की लेटेस्ट वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू 2.04 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें z1 इक्वल टू मिलेगा -3 माइनस x की वैल्यू 2.04 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैलकुलेशन हमें करना होगा। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन z1 की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमें x की जगह पे x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ना कि x0 की। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमें z1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1.008। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड इटरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हेडिंग सेकंड इटरेशन, और सेकंड इटरेशन में हमें क्या करना है x2, y2 और z2 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड इटरेशन में भी हम कंबाइंड सेंटेंस लिखेंगे इस तरह से, पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 2.04, y इक्वल टू y1 इक्वल टू 1.008, z इक्वल टू z1 इक्वल टू -1.008 इन इक्वेशंस 1, 2, 3। तो इस तरह से हम कंबाइंड सेंटेंस लिख देंगे, या फिर हमने सेपरेट सेंटेंस लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम कंबाइन लिख देंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू x2, y2 और z2 की। तो देखिए पहले x2 की वैल्यू, अब हमें x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में हमें y की जगह पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमें x2 इक्वल टू मिलेगा 9 + 1.008 डिवाइडेड बाय 5, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें x2 इक्वल टू मिलेगा 2.002। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y2 की वैल्यू। तो हमें y2 की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में हमें z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हमें यहाँ पे y2 इक्वल टू मिलेगा 6 प्लस इन ब्रैकेट में -1.008 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 5, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 0.998। तो हमें यहाँ पे y2 की वैल्यू मिल रही है 0.998। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करनी होगी फाइनल वैल्यू यानी कि z2 की वैल्यू। तो ये हम किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखते समय x की जगह पे x1 इक्वल टू 2.04 लिखा है, लेकिन z2 की वैल्यू कैलकुलेट करते समय हमें x की जगह पे x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यानी कि x की लेटेस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे z2 मिलेगा इक्वल टू -3 माइनस 2.002 डिवाइडेड बाय 5, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू -1.000, यानी कि सिंपली हम -1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना होगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 2y इक्वल टू 4.5, 2x + 3y - z इक्वल टू 5, -y + 2z इक्वल टू 0.52, set up the Gauss-Seidel iteration scheme for the solution. Iterate 2 times using initial approximations. x0 इक्वल टू 0.4, y0 इक्वल टू 1.6, z0 इक्वल टू 0.4। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। पिछले एग्जाम्पल जैसा ही हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर में हमें पहले क्या करना होता है, दिए गए तीनों इक्वेशन हमें लीडिंग डायगोनल फॉर्म में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बड़ा है, सेकंड इक्वेशन
इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बड़ा है और थर्ड इक्वेशन में z का कोएफिशिएंट बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखते समय किस तरह से लिखेंगे, देखिए गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 4.5, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन 2x + 3y - z = 5 और आखिर में थर्ड इक्वेशन -y + 2z = 0.52। तो इस तरह से हमें ये तीनों इक्वेशन लीडिंग डायगोनल फॉर्म में लिखने होंगे। अब इसके बाद हम गॉस साइडल इटरेशन स्कीम सेटअप करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन से x, y और z इन तीन वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हमें बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन से हम x के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे x = क्या मिलेगा, 4.5 - 2y / 3। तो ये हमने किस तरह से बनाया है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x + 2y = 4.5। अब इस इक्वेशन से हमें 3x = क्या मिलेगा, 4.5 - 2y और x = क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल में जो 3 है ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और हमें x के लिए ये इक्वेशन मिलेगा। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन से y के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो हमें y = मिलेगा 5 - 2x + z / 3। तो ये मिलेगा हमें y के लिए इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम इस थर्ड इक्वेशन से z के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो हमें z = मिलेगा 0.52 + y / 2। तो ये मिलेगा हमें z के लिए इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें गॉस साइडल इटरेशन स्कीम सेटअप करना है। अब इसके बाद हमें परफॉर्म करना है फर्स्ट इटरेशन, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन। अब हेडिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x1, y1 और z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम पिछले एग्जाम्पल जैसा कंबाइंड सेंटेंस भी लिख सकते हैं या फिर हम सेपरेट सेंटेंस भी लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में सेपरेट सेंटेंस लिखेंगे। तो हमें किस तरह से लिखना होगा, x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 1 का यूज़ करना होगा। तो इक्वेशन 1 में हमें y की जगह पे y0 की वैल्यू और z की जगह पे z0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। लेकिन x के इक्वेशन में z वेरिएबल एब्सेंट है, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, देखिए पुट y = y0 = 1.6 एंड z = z0 इन इक्वेशन 1। तो ये दोनों वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में, लेकिन z वेरिएबल एब्सेंट है इसलिए हम सिर्फ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 = 4.5 - 2 × y की वैल्यू यानी कि 1.6 / 3। अब इसका कैलकुलेशन हमें कैलसी में करना है, तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 0.433। तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू मिल रही है 0.433। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y1 की वैल्यू। तो हम ये किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे x की लेटेस्ट वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू और z की जगह पे z0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट x = x1 = 0.433 एंड z = z0 = 0.4 इन इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पे y1 क्या मिलेगा, देखिए y1 = ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 5 - 2 × ब्रैकेट में 0.433 यानी कि x1 की वैल्यू प्लस z की वैल्यू यानी कि z0 की वैल्यू 0.4 / 3। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम कैलसी में कर ले तो हमें इसका आंसर मिलेगा = 1.511। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे z1 की वैल्यू। तो ये किस तरह से हम करेंगे, इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे x1 की वैल्यू, y की जगह पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट x = x1 = 0.433 एंड y = y1 = 1.511 इन इक्वेशन 3। तो ये दोनों वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे इक्वेशन 3 में। तो हमें यहाँ पे z1 = क्या मिलेगा, देखिए 0.52 प्लस y1 की वैल्यू 1.511 और यहाँ पे x वेरिएबल एब्सेंट है इक्वेशन 3 में, तो हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है।
और डिवाइडेड बाय 2, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा 1.016। तो इस तरह से Z1 की वैल्यू हो जाएगी 1.016। अब इसके बाद हमें परफॉर्म करना है सेकंड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे सेकंड इटरेशन और फाइंड करेंगे वैल्यूज़ x2, y2 और z2 की। तो हम पहले x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में y की जगह पे y1 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम पहले सेंटेंस लिख देंगे, पुट y इक्वल टू y1 इक्वल टू 1.511 एंड z इक्वल टू z1 इक्वल टू 1.016 इन इक्वेशन 1। तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना होगा, लेकिन इक्वेशन 1 में z वेरिएबल एब्सेंट है तो हमें सिर्फ y की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो देखिए x2 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 4.5 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1.511 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हमें मिलेगा 0.493। तो ये हो जाएगी x2 की वैल्यू। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y2 की वैल्यू। y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे x2 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम सेंटेंस लिख देंगे, पुट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0.493 एंड z इक्वल टू z1 इक्वल टू 1.016 इन इक्वेशन 2। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y2 इक्वल टू मिलेगा 5 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू 0.493 ब्रैकेट क्लोज प्लस z की वैल्यू 1.016 डिवाइडेड बाय 3, और इसका कैलकुलेशन कैलसी में करने के बाद आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.677। तो इस तरह से हमें y2 की वैल्यू मिलेगी 1.677। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वैल्यू यानी कि z2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पहले सेंटेंस लिख देंगे, पुट x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0.493 एंड y इक्वल टू y2 इक्वल टू 1.677 इन इक्वेशन 3। तो हमें इक्वेशन 3 में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे, लेकिन इक्वेशन 3 में x वेरिएबल एब्सेंट है तो हम सिर्फ y की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि y2 की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे z2 इक्वल टू मिलेगा 0.52 प्लस 1.677 डिवाइडेड बाय 2, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.099। तो इस तरह से हमें यहाँ पे z2 की वैल्यू मिलेगी 1.099। तो ये थी सेकंड इटरेशन की आखिरी वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में अप टू सेकंड इटरेशन तक ही कहा गया है, यानी कि 2 ही इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और यहाँ पे ही हमारा आंसर कंप्लीट करेंगे। तो और इसके बाद अगर हम चाहे तो फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल टू x2 इक्वल टू 0.493, y इक्वल टू y2 इक्वल टू 1.677, z इक्वल टू z2 इक्वल टू 1.099। तो इस तरह से फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर हमने नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ तक आपको आंसर लिखना होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद हम गॉस साइडल मेथड का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गॉस साइडल मेथड का आखिरी क्वेश्चन, सॉल्व बाय गॉस साइडल मेथड इन ब्रैकेट 3 इटरेशंस ओनली ब्रैकेट क्लोज, और इक्वेशन दिए गए हैं 6x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 105, 4x प्लस 8y प्लस 3z इक्वल टू 155, 5x प्लस 4y माइनस 10z इक्वल टू 65। तो ये है दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन। 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 105, सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 8y प्लस 3z इक्वल टू 155, और थर्ड इक्वेशन 5x प्लस 4y माइनस 10z इक्वल टू 65। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों इक्वेशन लीडिंग डायगोनल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हमें अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन से x, y और z इन 3 वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाने होंगे।
तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x के लिए इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन से y के लिए इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड इक्वेशन से z के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर x इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x के लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ब्रैकेट में 105 माइनस वाई माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 105 माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हमें ये x की वैल्यू मिलेगी, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद अगर हम सेकंड इक्वेशन से y के लिए वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमें y इक्वल टू मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ब्रैकेट में 155 माइनस 4x माइनस 3z ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिलेगा हमें y के लिए इक्वेशन, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन से हम z के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें z इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ब्रैकेट में 65 माइनस 5x माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज। तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से हमें फर्स्ट स्टेप में x, y और z के लिए इक्वेशन बनाने होंगे। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे फर्स्ट इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x1, y1 और z1 की। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम y और z इन दोनों की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हम सेंटेंस लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 105 डिवाइडेड बाय 6, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 17.5। तो हमें x1 की वैल्यू मिल रही है 17.5। अब इसके बाद हम y1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे x1 की वैल्यू और z की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम सेंटेंस लिख देंगे पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 17.5 एंड z इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें y1 इक्वल टू मिलेगा 155 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू 17.5 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे z वेरिएबल एब्सेंट है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये डिवाइडेड बाय 8, और इसका कैलकुलेशन अगर हम कैलसे में करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा 10.625। तो इस तरह से हमें यहाँ पे y1 की वैल्यू मिल रही है 10.625। अब इसके बाद हम z1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे x1 की वैल्यू, y की जगह पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें पहले सेंटेंस लिखना होगा पुट x इक्वल टू x1 इक्वल टू 17.5 एंड y इक्वल टू y1 इक्वल टू 10.625 इन इक्वेशन 3, और उसके बाद हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने होंगे इक्वेशन 3 में। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें z1 इक्वल टू मिलेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 65 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू 17.5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में y1 की वैल्यू 10.625 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा कैलकुलेशन अगर हम कैलसी में कर ले तो हमें z1 इक्वल टू मिलेगा 6.5। तो इस तरह से हमें x1, y1 और z1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट इटरेशन में। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सेकंड इटरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम हेडिंग लिख देंगे सेकंड इटरेशन, और सेकंड इटरेशन में हमें क्या करना है, x2, y2, z2 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें किस तरह से करना होगा, इक्वेशन 1 में y की जगह पे y1 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम पहले सेंटेंस लिख देंगे पुट y इक्वल टू y1 इक्वल टू 10.625 एंड z इक्वल टू z1 इन इक्वेशन 1, यानी कि हमें z की जगह पे z1 की वैल्यू, y की जगह पे y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में। तो हमें यहाँ पे x2 इक्वल टू मिलेगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद
105 माइनस 10.625 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय 6, और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 14.646। तो हमें यहाँ पे x2 की वैल्यू मिल रही है 14.646। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y2 की वैल्यू। तो y2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 में x की जगह पे x2 की वैल्यू, z की जगह पे z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो पहले हम सेंटेंस लिख देंगे, put x equal to x2 equal to 14.646 and z equal to z1 equal to 6.5 in इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद y2 इक्वल टू मिलेगा 155 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 14.646 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 6.5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 8, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 9.615। तो हमें यहाँ पे y2 की वैल्यू मिल रही है 9.615। अब इसके बाद हम सेकंड इटरेशन की आखिरी वैल्यू यानी कि z2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम किस तरह से करेंगे, इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे x2 की वैल्यू, y की जगह पे y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा, put x equal to x2 equal to 14.646 and y equal to y2 equal to 9.615 in इक्वेशन 3। तो इस तरह से हम सेंटेंस लिखेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो हमें यहाँ पे z2 इक्वल टू मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 65 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 14.646 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 9.615 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसका कैलकुलेशन हम कैलसे में कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे z2 इक्वल टू मिलेगा 4.669। अब इसके बाद हमें आखिरी इटरेशन परफॉर्म करना है यानी कि थर्ड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन, और थर्ड इटरेशन में हमें x3, y3 और z3 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, put y equal to y2 equal to 9.615 and z equal to z2 equal to 4.669 in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो हमें यहाँ पे x3 इक्वल टू मिलेगा 105 माइनस 9.615 माइनस 4.669 डिवाइडेड बाय 6, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 15.119। तो इस तरह से हमें यहाँ पे x3 की वैल्यू मिल रही है 15.119। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे y3 की वैल्यू। तो y3 की वैल्यू के लिए हमें इक्वेशन 2 में x की जगह पे x3 की वैल्यू, z की जगह पे z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम यहाँ पे पहले सेंटेंस लिख देंगे, put x equal to x3 equal to 15.119 and z equal to z2 equal to 4.669 in इक्वेशन 2। तो सेंटेंस लिखने के बाद हम ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हमें यहाँ पे y3 इक्वल टू मिलेगा 155 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 15.119 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 4.669 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 8, और ये पूरा कैलकुलेशन हम कैलसे में कर ले तो हमें इसका आंसर मिलेगा 10.065। तो हमें यहाँ पे y3 की वैल्यू मिल रही है 10.065। अब इसके बाद हमें थर्ड इटरेशन की आखिरी वैल्यू यानी कि z3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो z3 की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन 3 में x की जगह पे x3 की वैल्यू, y की जगह पे y3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम सेंटेंस लिख देंगे, put x equal to x3 equal to 15.119 and y equal to y3 equal to 10.065 in इक्वेशन 3। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में तो हमें यहाँ पे z3 इक्वल टू मिलेगा -1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में 65 माइनस 5 इंटू ब्रैकेट में 15.119 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में
10.065 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम कैलसी में कर ले तो हमें यहाँ पे Z3 की वैल्यू मिलेगी 5.086। तो इस तरह से हमें यहाँ पे Z3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड इटरेशन कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन में हमें अप टू थर्ड इटरेशन तक ही कहा गया है, तो हम यहाँ पे आंसर स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमें गॉस साइडल मेथड का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने गॉस साइडल मेथड के 4 एग्जाम्पल देखे हैं और पिछले वीडियो में हमने उसकी प्रोसीजर और एक एग्जाम्पल देखा था। तो आशा करता हूँ आपको ये गॉस साइडल मेथड के सभी एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। इस मेथड पर 6 मार्क्स का ही कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाता है। तो एग्जामिनेशन में इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको इक्वेशन चेंज करके भी दिए जा सकते हैं। अगर इक्वेशन चेंज करके दिए जाए तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करके सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ये थी हमारी गॉस साइडल इटरेशन मेथड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।